स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने एमपी एकोमोडेशन एक्ट में सेक्शन 40 ए तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 40 ए था स्पेशल प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पर स्पेशल अलॉटमेंट की बात की गई थी। तो कौन करता है? कलेक्टर करता है, या कलेक्टर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ना। ऑथराइज्ड ऑफिसर मींस डेप्यूटी कलेक्टर। यहाँ पर जहाँ पर भी ऑथराइज्ड ऑफिसर वर्ड आया है इस चैप्टर में, वो क्या था आपका? डेप्यूटी कलेक्टर। आज हमें पढ़ना है सेक्शन 41 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 बात करती है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन अलॉटेड एकोमोडेशन टू पे रेंट। अब ये बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का जिसको कि स्थान आवंटित किया गया है भाड़े का संदाय करने का दायित्व। तो जो हमने सेक्शन 39 सब क्लॉज 2 में एक अलॉटमेंट पढ़ा है, दूसरा हमने 40 में अलॉटमेंट पढ़ा है ना। 40 में इमरजेंसी के टाइम पे अलॉटमेंट हो रहा है, और सेक्शन 39 ए में जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो है ना, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, इनको अलॉटमेंट हुआ है जहाँ पे। तो ऐसे पर्सन जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनकी क्या लाइबिलिटी बनती है कि भाई आपको रेंट पे करना है, ये लाइबिलिटी बनती है। ये इसमें बताया हुआ है। बढ़ते अंदर क्या लिखा है? Where an accommodation is allotted to a person under subsection 2 of section 39 or section 40A, he shall be deemed to be a tenant of the landlord of such accommodation and shall be liable to pay therefor from the date of the vacation of the accommodation। क्या कह रहे हैं ये कि जहां पर एकोमोडेशन सेक्शन 39 की सेक्शन 2 में अलॉट किया गया है किसी पर्सन को, या 40 के अंदर इमरजेंसी वाली कंडीशन में आर्म्ड फोर्सेस की फीमेल मेंबर्स को जहां पे अलॉटमेंट किया गया है मकान का, तो he shall be deemed to be a tenant of the landlord। तो अब वो उस लैंडलॉर्ड के टेनेंट समझे जाएंगे, है ना। उनको अलॉट कर दिया गया मकान, तो वो उस मकान मालिक की किराएदार समझे जाएंगे। एंड shall be liable to pay therefore from the date of the vacation of the accommodation, और वो liable है पे करने के लिए रेंट को, ठीक है, कब से? वेकेशन की डेट से। किस किस चीज के लिए? पॉइंट ए, where the accommodation before it became vacant was in occupation of a tenant, the rent payable by such tenant। कि वो मकान खाली होने के पहले यदि किसी किराएदार के पास ऑलरेडी था, मतलब जब ये एकोमोडेशन अलॉट किया गया है जिस पर्सन को, तो उसके पहले ऑलरेडी मतलब उस मकान में कोई किराएदार रहता था, तो जो किराया वो किराएदार पहले वाला किराएदार रहता देता था, उतना किराया इनको देना पड़ेगा जिनको अलॉट किया गया है मकान। या फिर सेकंड कंडीशन, वेयर द एकोमोडेशन वाज नॉट प्रीवियसली इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ टेनेंट। प्रीवियसली उसमें कोई टेनेंट नहीं रहता था, प्रीवियसली किसी टेनेंट के ऑक्यूपेशन में वो मकान नहीं था, मतलब किराए पे वो मकान नहीं था। Then such rent as may be determined by the rent controlling authority in accordance with the principles specified in section 7। तो फिर कैसा देना है? तो फिर जैसा कि आरटी डिटरमाइन करेगा रेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, उतना स्टैंडर्ड रेंट फिर देना होगा, ठीक है। ये सिंपली इसमें ये कहा गया है। Fill provided that where in consequence of any proceeding under the first provision of subsection 2 of section 39, section 39 की subsection 2 के first provision में अगर कोई proceeding की गई है, मतलब section 39 subsection 2 के first provision में क्या था कि मकान मालिक ने किराएदार मकान मालिक ने कह दिया है कि मुझे खुद के रहने के लिए, स्वयं के ऑक्यूपेशन के लिए मकान की आवश्यकता है। तो फिर हमने पढ़ा है, तो फिर कलेक्टर ऐसी जांच करवाएगा कि हाँ वाकई में उसको ऐसी आवश्यकता है, तो कलेक्टर क्या करेगा? उसको अलॉट करने के लिए बाध्य नहीं करेगा मकान, सॉरी उसको देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर लैंडलॉर्ड ये कह देता है कि उसको खुद अपने लिए वो मकान चाहिए है रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, उसको खुद के लिए आवश्यकता है, देन जो अलॉटमेंट वाला प्रोसीजर है वो अप्लाई नहीं होगा। ये पढ़ा है हमने। तो इसमें कहा है कि अब जहाँ पे अगर मकान कोई प्रोविजन के अंदर आ रहा है, then the accommodation remains unoccupied by the allotee for a period of exceeding 15 days। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? 39(2) की प्रोविजन के अंदर प्रक्रिया चल रही थी, जांच चल रही थी, तो उतने टाइम पीरियड में हमने पढ़ा है कि 15 डेज के अंदर क्या करना है? अलॉटमेंट बताना है, मतलब अलॉट करना है। हमने सेक्शन 39 में ये भी पढ़ा है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन जो मंगवाई है लैंडलॉर्ड से कि आपका खाली मकान है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी, तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के 15
15 डेज के अंदर अंदर मकान को अलॉट करना है। तो अगर 15 डेज से ज्यादा तक जिस पर्सन के फेवर में अलॉट होना था मकान, वो पर्सन 15 डेज से एक्सीड पीरियड के लिए उसको ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। जिस पर्सन के नाम पे वो मकान अलॉटमेंट होना था, उस पर्सन ने 15 दिन से ज्यादा समय तक के लिए उस मकान को ऑक्यूपाई नहीं किया, मतलब वो नहीं गया वहां रहने। तो फिर ऐसा जो टेनेंट है जिसके फेवर में ये अलॉटमेंट हो रहा था, वो कितने दिन का किराया देने के लिए लायबल है? तो फिर वो सिर्फ 15 दिन के लिए किराया देने के लिए लायबल है। फ्रॉम द डेट ऑफ वेकेशन देयरऑफ द अलॉटी शैल बी लायबल टू पे रेंट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज आउट ऑफ अ पीरियड ड्यूरिंग विच इट रिमेन्स सो अनऑक्यूपाइड। भले ही 15 दिन से ज्यादा दिन तक उसने ऑक्यूपाई नहीं किया, लेकिन वो किराया सिर्फ 15 डेज करेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 39 में हमने पढ़ा है कि 15 डेज का टाइम पीरियड वहां पर पढ़ा है हमने कि 15 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट करना, तो इसलिए ये 15 डेज का किराया देने के लिए लायबल है। अगर 39 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजो का कोई भी प्रोसीडिंग होती है और उस कारण से 15 दिन से ज्यादा तक अलॉटी ने, मतलब जिसके फेवर में मकान अलॉट हुआ है, उसको क्या बोला गया? अलॉटी। अलॉटी ने अगर वो मकान ऑक्यूपाई नहीं किया तो वो सिर्फ 15 दिन का किराया देगा, ना कि 15 दिन से ज्यादा जितने भी दिन हो रहा है 1 महीने, तो उसका नहीं देगा, सिर्फ 15 दिन का देगा। ठीक, ये याद रखना है। इसको एक बार हिंदी में भी देखेंगे सेक्शन को। उस व्यक्ति का जिसको भी स्थान आवंटित किया गया है भाड़े का संदाय करने का दायित्व। जहां कोई स्थान किसी व्यक्ति को धारा 39 की उपधारा 2 के या धारा 40A के अधीन आवंटित कर दिया जाए, वहां उसे ऐसे स्थान के भूस्वामी का अभिधारी समझा जाएगा। मतलब अब वो क्या बन गया? अभिधारी बन गया, किराएदार बन गया। और वह उस स्थान के खाली होने की तारीख से उसके लिए उस दशा में जबकि वह स्थान उसके खाली होने के पहले किसी अभिधारी के अधिभोग में था, मतलब पहले उसमें कोई किराएदार रहता था, तो ऐसे अभिधारी द्वारा दे भाड़े का, तो फिर जितना किराया पहले वाला किराएदार देता था उतना किराया ये देगा। सेकंड, उस दशा में जबकि वह स्थान पूर्व में किसी अभिधारी के अधिभोग में नहीं था, मतलब पहले वो उसमें कोई किराएदार नहीं रहता था, कोई और किराएदार नहीं था, तब ऐसे भाड़े का, ऐसे किराए का जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी धारा 7 में विनिर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करेगा। तो यदि पहले से वो मकान किराए पर नहीं था, तो फिर जब अलॉटी को ये मकान अलॉट होगा और भी किराएदार बन के आएगा, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो आरसीए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा वो रेंट उसे देना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यास करेगा, संदाय करने का दायी होगा। अब एक प्रोविजन में क्या बताया गया? परंतु जहां धारा 39 की धारा 2 की प्रथम परंतु के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप वह स्थान उसके खाली होने की तारीख से 15 दिन से अधिक की किसी कालावधि तक आवंटित द्वारा अधिभोग में नहीं लिया जाता, वहां आवंटित उस कालावधि में से जिसमें कि वह स्थान इस प्रकार अधिभोग में न रहा हो, केवल 15 दिन की कालावधि के लिए भाड़े का संदाय करने का दायी होगा। ठीक है, तो यदि सेक्शन 39 की सेक्शन 2 के प्रोविजो के अंदर कोई प्रोसीडिंग चली और जो मकान खाली था, खाली होने की तारीख से 15 दिन से अधिक समय निकल गया और इस आवंटित मतलब जिसके फेवर में वो मकान को अलॉटमेंट किया गया था, उसने उसको ऑक्यूपाई नहीं किया, वहां रहने नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो किराया कितने दिन का देगा? सिर्फ 15 दिन का। क्यों? क्योंकि उसने अपने खुद के लिए मकान की वो डिमांड रखी कि मुझे खुद के लिए चाहिए, तो उसको उस प्रोविजन में हमने पढ़ा है कि 15 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना है, तो 15 दिन का ही टाइम पीरियड का वस्तु किराया देगा कि हाँ भाई ये 15 दिन का ले लो, बाकी नहीं, तो उसको जांच करने में समय लगेगा। ठीक, क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? नो मैम। अंशिका, आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 में है टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। क्या है इसमें? सेक्शन 42 में टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी में क्या दिया गया है? द टेनेंसी ऑफ एनी पर्सन who has been allotted an accommodation by virtue of his office shall terminate on the date on which he ceases to hold such office on account of transfer, retirement or otherwise, and the said person shall vacate such accommodation within 7 days of such date. सिंपल कह रहे हैं कि टेनेंसी का टर्मिनेशन कब होगा?
कौन से वाले पर्सन की बात में करें, ये बात करें हम अलॉटेड वाला, पूरे प्रोविजन यहाँ पे अभी अलॉटेड वाले चल रहे हैं कि जहां पर एकोमोडेशन अलॉटमेंट के थ्रू किसी को किराए पर मिला है, तो ऐसी किराएदारी का टर्मिनेशन कब होगा। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा पर्सन जिसको कोई मकान अलॉट हुआ है उसकी ऑफिस की वजह से, तो shall terminate on the date on which he ceases to hold such office। जिस तारीख को वो ऑफिस जो वो होल्ड करा है उसका सीजर होगा, खत्म होगी उसकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जब उसकी ऑफिस की खत्म होगी तब वो टर्मिनेट हो जाएगा उस तारीख को। और अब किस कारण से उसका जो ऑफिस है वो सीजर सीजर उसका किस कारण से हुआ है, या तो ट्रांसफर हो गया उसका कहीं और, या तो रिटायरमेंट हो गया है इसलिए वो जॉब में नहीं रहा, या कोई और अदर कारण सस्पेंड हो गया समथिंग कुछ भी। तो इन रीजन से अगर वो अपने ऑफिस में आना उसका खत्म हो जाता है, उसकी ऑफिस का टर्मिनेशन हो जाता है, तो फिर उस डेट को उसको ये मकान भी खाली करना होगा। टर्मिनेट ऑन द डेट, तो उसी डेट को क्या हो जाएगा, ये भी टेनेंसी का भी टर्मिनेशन हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में वो मकान उसको कितने दिन के अंदर खाली करना होगा, 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज ऑफ दिस डेट। तो ऐसे डेट को, जिस डेट को टर्मिनेशन हुआ है उस डेट से 7 दिन के अंदर मकान भी खाली करना होगा। प्रोवाइडेड दैट द कलेक्टर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे फॉर रीजंस टू बी recorded in writing extend the period for vacating the accommodation by a further period not exceeding 4 months। लेकिन कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर मींस डेप्यूटी कलेक्टर जो है, लिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे समय को, 7 दिन का जो समय हम लोगों को पड़ा कि 7 दिन में खाली करना है, ऐसे समय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये समय कितना, कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 मंथ, मतलब 7 दिन में खाली करना है। लेकिन यदि कोई कारण है जो अलॉटी पर्सन ने आवेदन द्वारा बताया है, तो उस आवेदन द्वारा या मतलब किसी भी जरिए से बताया कि सर मैं 7 दिन में खाली नहीं कर सकता, तो रीजंस लिखेंगे कलेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर, उनको कारणों को लिखबद्ध करेंगे और फिर उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं कि ठीक है आप 7 दिन में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है आप 1 महीने में कर देना। लेकिन किसी भी कंडीशन में कितने से ज्यादा समय नहीं दे सकते, 4 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकते। अधिकतम 4 माह तक आप उस मकान में रह सकते हो, 4 माह तक का आपको समय दिया जा सकता है, 4 माह से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक, एक बार इसकी लैंग्वेज हिंदी में भी पढ़ेंगे हम। अभिवृत्ति का पर्याप्त स्थान, किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे कि कोई स्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया है, उसके पद के कारण मिला है ना, अभिवृत्ति का उस तारीख को पर्यावसान हो जाएगा जिसको कि वह स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण या अन्यथा ऐसे पद पर ना रह जाए। तो जिस तारीख को वो अपने पद पर ना रह जाएगा उसी तारीख से टेनेंसी भी खत्म हो जाएगी, अभिवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। अब वो पद पर, चाहे तो स्थानांतरण के कारण, मतलब सागर में उसकी पोस्टिंग थी, ट्रांसफर हो गया भोपाल में, तो सागर से तो उसका खत्म हो गया ना पद, अब वो भोपाल में पहुंच गया, तो भोपाल में उसको अलॉटमेंट हो जाएगा, तो यहाँ की टेनेंसी खत्म हो जाएगी। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड हो गए तो जॉब ही नहीं रही, तो अलॉटेड मकान सरकार की तरफ से जो क्वार्टर मिला है वो खाली करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उक्त व्यक्ति ऐसा स्थान ऐसी तारीख से 7 दिन के भीतर खाली कर देगा, और फिर आपको टर्मिनेशन के बाद कितने दिन के अंदर खाली करना है, 7 डेज। लेकिन ये समय कलेक्टर या प्राधिकरण अधिकारी उस स्थान को खाली किए जाने के लिए कालावधि के में उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी कालावधि तक की वृद्धि कर सकेगा जो 4 माह से अधिक की नहीं होगी। लेकिन इस टाइम पीरियड को 7 दिन वाले को कितना टाइम तक बढ़ा सकते हैं, 4 मंथ का समय तक दिया जा सकता है, लेकिन कारणों को लिखने के बाद। ठीक, ये हो गई आपकी सेक्शन 42। कोई डाउट है यहाँ, क्लियर है? नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 43 पेनल्टी, शास्तियां बताएंगे भाई। अब पूरे एकोमोडेशन एक्ट में हमने जो जो सेक्शंस पढ़ी है, तो उनके उल्लंघन की सारी शास्तियां सेक्शन 43 में बताई है। तो सेक्शन वाइज सेक्शन बताइए, तो ध्यान रखते जाना है और साथ में सेक्शन के उधर मेंशन भी कर लेना है। जैसे यहाँ पे अभी सेक्शन 7 की है, तो सेक्शन 7 में बाद में क्लास हो जाएगी, तो सेक्शन 7 के उधर पे लिख लेना कि हमने कितनी पेनल्टी पढ़ी है और कहाँ पढ़ी है, ठीक है। तो जैसे देखिए सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में क्या बताया है, इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट as specified in clause 1 of section 7। सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा आरटीए, उतना ही रेंट लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो अगर उससे ज्यादा रेंट लेते हैं तो उसकी पनिशमेंट यहाँ बताई गई है। और एज फिक्स्ड बाय द
आरसीए अंडर सेक्शन 10 या सेक्शन 10 में जो आरसीए ने फिक्स कर दी है जो भी स्टैंडर्ड रेंट, तो उससे ज्यादा एक्सेस रेंट अगर यदि कोई लेता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बल्कि ये याद रखें सादा कारावास फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विथ फाइन। तो 3 मंथ का सादा कारावास या जुर्माना which may extend to a sum which exceeds the unlawful charges claimed or received in excess of the standard rent by 1000 rupees or with boot। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो फाइन है वो फाइन कैसा पे होगा, तो जो भी आपने अनलॉफुल चार्जेस क्लेम किए हैं, रिसीव किए हैं, अनलॉफुल चार्जेस मीन स्टैंडर्ड रेंट से अतिरिक्त जो आपने मांग की है वो होता है अनलॉफुल चार्ज। मतलब स्टैंडर्ड रेंट आपका है 5000 रुपए, लेकिन मकान मालिक ने क्या बोला, आपको तो 7000 रुपए देना पड़ेंगे, तो मतलब इसमें अनलॉफुल चार्ज कितना है, 2000 का। स्टैंडर्ड रेंट तो 5000 है लेकिन तुमने 7000 मांगे, मतलब 2000 तुमने एक्सेस मांगे। तो ये जो एक्सेस रेंट है इसको कहते हैं अनलॉफुल चार्ज। ठीक है, तो ये जो अनलॉफुल चार्ज क्लेम किया है और अनलॉफुल चार्ज रिसीव किया है, तो जुर्माने में जब आपको देना है जितना अनलॉफुल चार्ज है उतना प्लस उससे 1000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब आपने 2000 रुपए अनलॉफुल चार्ज क्लेम किया या रिसीव किया, तो उससे 1000 रुपीज और, तो टोटल मिला के 3000 रुपए आपको क्या करना पड़ेंगे, मतलब एक कहने की बात, तो 1000 रुपीज प्लस और देना पड़ेंगे। इसमें यही वर्ड लिखे हैं कि or with fine which may extend to a sum which exceeds the unlawful charges claimed or received in excess of the standard rent by 1000 rupees or boot। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में भी देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगी लैंग्वेज। यदि कोई व्यक्ति उस मानक भाड़े से जैसा कि धारा 7 के खंड ए में विनिर्दिष्ट है या उस मानक भाड़े से या उस मानक भाड़े से जैसा कि प्राधिकारी द्वारा धारा 10 के अधीन नियत किया गया है अधिक कोई भाड़ा प्राप्त करेगा, तो है ना, अगर एक्स्ट्रा कोई भाड़ा प्राप्त करा तो सादा कारावास की 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उतनी राशि तक का हो सकेगा जो मानक भाड़े से अधिक दावाकृत या प्राप्त विधि विरुद्ध प्रभार से 1000 अधिक होता हो। ठीक है ना, तो मतलब जो आपने आपका मानक भाड़ा है वो तो ठीक है, मानक भाड़े से अधिक दावा कर, मतलब आपने मानक भाड़े से कितना ज्यादा क्लेम किया है, आपका किराया था 5000, आपने मांग की 7000 की, तो मतलब आपने 2000 रुपए की एक्स्ट्रा मांग की, तो मानक भाड़े से अधिक दावा कर या प्राप्त विधि विरुद्ध प्रभार से 1000 रुपए और अधिक होता हो, तो 1000 और देना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे जुर्माना कितना हो गया, मानक भाड़े से अधिक दावा कर या प्राप्त विधि विरुद्ध प्रभार से 1000 अधिक, तो मतलब आपने 2000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे हैं, तो 2000 में आपको 1000 और देना पड़ेगा, तो टोटल कितना देना पड़ेंगे, 3000 रुपए। ठीक है, तो लेकिन आपको ऑप्शन में क्या टिक करके आना है कि कितना आएगा, आपको ऑप्शन में ऐसा आएगा कि यदि किसी व्यक्ति ने धारा 7 का उल्लंघन करते हुए एन एक्सेस रेंट लिया है तो उसे कितनी सजा होगी। तो पहले तो सादा कारावास का पूछ सकते हैं कि सादा कारावास होगा कि कठिन कारावास होगा, तो लिखना है 3 मंथ्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सादा कारावास 3 मंथ का। फाइन या फाइन से, तो फाइन कितना, मानक भाड़े से अधिक दावा कृत, या तो ये देंगे या तो वो सीधा बोलेंगे, ये सेंटेंस पूरा आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि उतने जुर्माने से जिसकी राशि मानक भाड़े से अधिक दावा का प्राप्त विधि प्रभार से, और ऑप्शन में देंगे 1000 से अधिक होता हो, 2000 से अधिक होता हो, 3000 से अधिक होता हो, 4000 से अधिक होता हो, तो 1000। ठीक है, तो ये ऐसा इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो 1000 से अधिक होता हो, तो बात समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड रेंट जो था, स्टैंडर्ड रेंट से जो एक्सेस रेंट आपने ले लिया, 2000 रुपए ज्यादा ले लिए, 4000 रुपए ज्यादा ले लिए, जितना भी आपने ज्यादा लिया है उससे और 1000 रुपए आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। मतलब आपने 4000 रुपए एक्स्ट्रा लिए तो आपको 5000 रुपए पेनल्टी भरना पड़ेगी, उसमें 1000 जोड़ के 6000 लिए थे और 1000 और जुड़ जाएंगे, 7000 रुपए पेनल्टी भरना पड़ेगी। क्लियर है, कोई डाउट? नो मैम।
इसलिए बता दिया, एक बार में ये पॉइंट समझा दिया, क्योंकि आगे जितनी भी इसकी सबसेक्शन है उसमें सभी में इसी तरीके से दिया, तो बार बार नहीं करनी है उस चीज को, है ना, एक बार बता दिया कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए सबसेक्शन 2, यदि कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा 2 या 3 के उपबंधों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 6 की सबसेक्शन 2 और 3, सबसेक्शन 2 और 3 में क्या था, वो पगड़ी और प्रीमियम पढ़ा था। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि पगड़ी ले ली या प्रीमियम ले लिया, है ना। और सबसेक्शन 3 में क्या था, सेक्शन 6 की सबसेक्शन 3 में क्या था अनुजा जी, अनुदेशन और न्यस्त कर दिया हो। शैल नॉट बी, वो टेनेंट वाला पॉइंट है कि टेनेंट के लिए ये लॉफुल नहीं है कि वो कंसिडरेशन ले मकान खाली करने के लिए, उल्टा वो मकान मालिक से कंसिडरेशन मांगे कि मैं तभी मकान खाली करूंगा जब आप मुझे इतना प्रतिफल देंगे, मैं तभी असाइन करूंगा जब इतना प्रतिफल देंगे। तो टेनेंट के लिए था, और ऊपर सबसेक्शन 2 में मकान मालिक के लिए था कि प्रीमियम और पगड़ी के तौर पर आप इतना नहीं ले सकते। तो अगर सेक्शन 6 की सबसेक्शन 2 में मकान मालिक उल्लंघन करता है और सेक्शन 3 में टेनेंट उल्लंघन करता है, तो दोनों को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, सादा कारावास। ये याद रखना है ना, यहाँ पे अंडरलाइन करिए, मैंने अंडरलाइन करना भूल गई। सादा कारावास है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ या जुर्माने से जो कितना होगा 6 months or with fine which may extend to a sum which exceeds the amount or subsection which exceeds the amount or value of unlawful charges claimed or received under the said section, subsection 2 or subsection 3 as the case may be by 5,000 rupees or both। अब यहाँ पे जो भी अनलॉफुल चार्ज क्लेम या रिसीव किए एक्स्ट्रा में उससे 5,000 रुपए ज्यादा, अभी 1,000 रुपए ज्यादा था, यहाँ पे 5,000 रुपए ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो उतनी राशि तक का जुर्माना हो सकेगा जो यथास्थिति धारा 2 या 3 के अधीन दावाकृत या प्राप्त विधिवत प्रवाह की रकम या मूल्य से 5,000 रुपए अधिक होता हो या दोनों से दंडनीय होता हो। मतलब आपने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो अब आपको 5,000 रुपए और मिलाने पड़ेंगे, मतलब टोटल 7,000 रुपए भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जितना भी विधिवत प्रवाह आपने लिया है तो उस रकम या उस मूल्य से 5,000 रुपए अधिक और आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगी। कौन से सेक्शन के उल्लंघन पे, सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 7 में 1,000 रुपए, सेक्शन 6 के उल्लंघन पे 6,000 रुपए। अब आइए सबसेक्शन 3 में, if any tenant sublets, assigns or otherwise part with the possession of the whole or part of any accommodation, ये पढ़ा था हम सबलेट वाला हमने 12 के बी वाले पॉइंट में, है ना, सेक्शन 12 के। इन contravention of the provisions of clause B of subsection 1 of section 12, he shall be punishable with fine which may extend to 1,000 rupees। इसमें सिर्फ फाइन, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ क्या करा, सबलेट किया, कोई अनलॉफुल काम तो किया नहीं, बस उसने क्या कर दिया, अनलॉफुली सबलेट कर दिया, मतलब बिना लैंडलॉर्ड से पूछ के किसी और को अपने अंडर उप किराएदारी में रख लिया। तो उप किराएदारी में रख लिया तो इसलिए तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, कितना, 1,000 रुपए का। तो जो सबसेक्शन जब जो हमने सेक्शन 12 पढ़ी थी, वहां जो बी क्लॉज पढ़ा था वहां पे आप लिख लेना कि सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कितना जुर्माना देना है, 1,000 रुपए, वहीं पे मेंशन कर लेना सारी सेक्शन के पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 3A, इफ एनी लैंडलॉर्ड रीलेट्स or transfers the whole or any part of any accommodation in contravention of the provisions of subsection 1 or subsection 2 of section 17, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। अब देखिए यहाँ पे सिंपल imprisonment वर्ड नहीं है, सिर्फ imprisonment वर्ड आया, तो जहां पे सिर्फ imprisonment वर्ड आता है तो वहां पे कैसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। He shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मतलब कैसा भी imprisonment हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है ना। वैसे तो यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि imprisonment of either description,
जैसे आइडर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि किसी भी भांति की कारावास, तो उसको होता है कि चाहे तो सिंपल चाहे तो रेगुलर, लेकिन मेंशन नहीं तो उसका भी मतलब क्या होता है कि या तो सादा कारावास या कठिन कारावास, कैसा भी हो सकता है। 3 मंथ का कारावास प्लस फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपए, 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकेगा। ठीक, तो धारा 17 के उल्लंघन है तो 17 में लिख लेना। सेक्शन 17 में अगर उल्लंघन किया है तो 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज फाइन या फीस। ठीक है, देखिए हिंदी में भी एक बार। तो सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ लिया, उपभाड़े पर देगा, सेक्शन 12 के खा वाले पॉइंट में तो 1000 रुपए का जुर्माना देना, सिर्फ जुर्माना है। फिर उसके बाद धारा 17 का अगर उल्लंघन किया है तो उल्लंघन में मतलब पुनः भाड़े पर दे दिया या अंतरित करेगा। तो 17 में यही था कि भैया कब्जा ले लिया है लैंडलॉर्ड ने, ये बोलता था कि हम स्वयं के लिए ले रहे हैं मकान, लेकिन उसने क्या किया, पुनः भाड़े पर दे दिया। तो फिर कितना है, 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों और 3 माह का कारावास। अब आगे बढ़िए, यदि कोई भूस्वामी सेक्शन 23 छा की उपधारा 3 और 4 के उपबंधों के उल्लंघन में संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को पुनः भाड़े पर देगा, अंतरित करेगा या कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से 1000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन 3 से हमने तब भी पढ़ा था, ये पार्ट 3A की थी और ये पार्ट 3 की थी। तो 17 में जो चीज थी वही 23 छह में भी थी, तो इसलिए दोनों की सजा भी एक जैसी है, 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट कह रहे हैं ये, सेक्शन 23G। ठीक है, 23G के सब सेक्शन 3 और 4 की बात हुई है, वहां पे पुनः किराए पर दे दिया या ट्रांसफर कर दिया, 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और फाइन 1000 रुपीज कर देंगे। सबसेक्शन 5 में देखिए, इफ एनी लैंडलॉर्ड कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38। अब 38 का 38 में क्या पढ़ा था हमने, कटिंग और विदहोल्डिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाई, है ना, आवश्यक नेसेसरी सप्लाई। हाँ, आवश्यक सप्लाई का रोका जाना, कि जो आवश्यकता वाली चीज है भैया, इलेक्ट्रिसिटी देना है किराएदार को, पानी देना, पता चला बिना किसी कारण के इलेक्ट्रिसिटी काट दी, बिना किसी कारण के काट दी। तो अगर लैंडलॉर्ड ऐसा करता है, सेक्शन 38 का उल्लंघन करता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। तो बिल्कुल याद रखना, 17, 23G और 38 तीनों में एक समान है, 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपीज फाइन या दोनों। ठीक है, या तो सिर्फ कारावास हो सकता है या सिर्फ फाइन भी दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं। जहां और लगा है ना, या इसका मतलब होता है या तो अकेला इम्प्रिजनमेंट दे सकता है या तो अकेला फाइन दे सकता है या दोनों भी दे सकता है। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है ना, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यहाँ पे खुला छोड़ दिया कोर्ट को कि आप आपकी जगह के आपको कैसा देखना है, परिस्थितियां देखिए उसके अनुसार आप दंड दीजिए। अब देखिए सबसेक्शन 6 में, if any person contravenes the provisions of subsection 1 or subsection 2 of section 39 or of subsection 2 of section 48। अब ये अलॉटमेंट वाली बात है कि अब अलॉटमेंट के मतलब सबसेक्शन 39(2) में अलॉट हुआ है या 40 में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अलॉटमेंट हुआ और आप उसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, है ना, तो he shall be punishable with simple imprisonment। अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 7 में सादा कारावास है, फिर सेक्शन 6 में सादा कारावास है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जुर्माना बस आ गया, है ना। फिर उसके बाद 17, 23G और 38 में बिल्कुल समान है, तो अब उसमें 39 में फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट आ गया। तो ऐसे दिमाग में बिठाना पड़ेगा चार चीज, है ना। सेक्शन 39 में सिंपल इम्प्रिजन, सेक्शन 39 और 48 दोनों के लिए कितना है, सादा कारावास, क्योंकि 3 मंथ तक का हो सकेगा, या फाइन जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों। ये सेम चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। बस कारावास कैसा हो गया, सादा हो गया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ या फाइन 1000 रुपीज या दोनों 39 में, ठीक है, और 48 में मतलब अलॉटमेंट वाले पार्ट में। ये हो गई आपकी 60 के कंप्लीट हो गई है ना। इसमें सबसेक्शन 60 थी, तो किस किस सेक्शन का बता दिया इन्होंने, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 12 का बी, सेक्शन 17, सेक्शन 23G, सेक्शन 38 और सेक्शन 39 और 48
कि इतनी धाराओं की पेनल्टी बताई, तो इस तरीके से बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना और क्लॉज वाइज याद याद रख लेना कि इसमें इतना, इसमें इतना। ठीक, आगे बढ़ते। कोई डाउट है क्या सेक्शन में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 44, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अपराधों का संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस पता है? मतलब आरोप को विचार में लेना, कौन सा अपराध किया है, उसकी ट्रायल कौन करेगा, इंक्वायरी कौन करेगा उसके अंदर। कॉग्निजेंस का बेसिक मतलब जो मतलब बेसिक बिल्कुल मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है टू कम विद इन द नॉलेज ऑफ कोर्ट। संज्ञान मतलब नॉलेज में न्यायालय लेना। के ज्ञान में आना चाहिए, है ना? संज्ञान कब लेगा कोर्ट? कब ज्ञान में लेगा मामले को कोर्ट, ऐसा है ना? तो अब देखिए, कब लेगा, कौन लेगा, ये भी एक होता है प्रश्न कि कौन लेगा। ठीक है, तो कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस किस चीज का लिया जाता है? कॉग्निजेंस ऑफेंस का ही होता है, अपराध का ही संज्ञान लिया जाता है, ना कि किसी पर्सन, है ना? तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है। No court inferior to that of a magistrate of first class shall try any offence punishable under this act। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जेएमएफसी को ही पावर है। इस एक्ट की ट्रायल कौन करेगा? जेएमएफसी, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ही इस एक्ट के अंतर्गत ट्रायल करेंगे। इनसे इंफीरियर ग्रेड के नहीं करेंगे, ठीक है, इनसे निचले ग्रेड के नहीं करेंगे। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की न्यायालय से अवर, अवर मतलब नीचे, इनके इनके नीचे वाले, मतलब सिविल जज फर्स्ट, सिविल जज टू, ये नहीं करेंगे। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। ध्यान रखना है, जेएमएफसी को पावर है भाई। संज्ञान कौन लेगा? सीधा ऑप्शन में पूछेंगे तो जेएमएफसी टिक करके आना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है 3 मास के भीतर ना कर दिया जाए। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस का संज्ञान या कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? कंप्लेंट पर। कंप्लेंट ही फाइल करना होगी, कंप्लेंट करेंगे तो ही संज्ञान कोर्ट लेगी, बिना कंप्लेंट के नहीं लेगी। ठीक है, कंप्लेंट करना होगी, ना कि आवेदन। No court shall take cognizance of an offence punishable under this act unless a complaint in respect of an offence has been made within 3 years from the date of the commission of the offence। तो इसको कंप्लेंट करना होगी, और वो भी कंप्लेंट कब करना होगी? जिस तारीख को अपराध हुआ है, अपराध होने की तारीख से 3 मंथ्स के अंदर अगर कंप्लेंट करेंगे तो ही कॉग्निजेंस दिया जाएगा। 3 मंथ्स अगर निकल गए, 3 मंथ के अंदर अगर आपने कंप्लेंट नहीं की तो कॉग्निजेंस न्यायालय नहीं देगा। ठीक, next, notwithstanding anything contained in section 32 of the Code of Criminal Procedure, ये 1898 का, तो अपन को 1898 का नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है 1973 में कौन सी वाली सेक्शन इससे रिलेटेड है ना। इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू पास अ सेंटेंस ऑफ फाइन exceeding 2000 rupees on a person convicted of an offense punishable under this act। अरे सेक्शन 32 से कौन सी रिलेटेड है? मैं देखना भूल गई। डायरेक्ट में देखना अरुणा, ठीक है, कि अभी नए वाले एक्ट में पुराने वाले एक्ट की 32 की सिमिलर कौन सी सेक्शन है, ठीक है। So it shall be lawful for any magistrate of the first class to pass a sentence of fine exceeding 2000 rupees on a person convicted of an offence punishable under this act। तो अब ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को 2000 रुपए से ज्यादा का फाइन इम्पोज करना लॉफुल है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसे 2000 रुपए से ज्यादा का फाइन कर दिया तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। विद इन सेक्शन, इसकी सेक्शन नहीं देखना हमें, जो हम सीआरपीसी 1973 पढ़ते हैं उसमें देखना पड़ेगा कि सेक्शन 32 से रिलेट कौन सी है। एक मिनट में देख ही लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमें कौन सा सेक्शन 29 लेकर चलना है। ठीक है, उसको काट के वहां पे लिख लेना सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में कुछ भी लिखा हो, इनका कहने का मतलब है सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट के अंतर्गत यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 2000 रुपए से ज्यादा का दंडादेश देता है ना, फाइन एक्सीडिंग 2000 रुपीज
किसी भी कन्विक्टेड पर्सन पे, तो वो उसके लिए लॉफुल होगा। मतलब ये नहीं होगा कि अरे यार 2000 तक का ही दे सकता, 2000 से ज्यादा का भी जुर्माना दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ पे कर लेना 1973 की धारा 29 में अंतर्विरोध की बात के होते हुए भी प्रथम वर्ग की किसी मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोष ठहराया गया 2000 रुपए से अधिक का जुर्माने का दंडादेश पारित करे। ये क्या होगा? विधिपूर्ण होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से बनेगा कि 2000 रुपए से अधिक का जुर्माना दे सकता है। ये हो गया हमारा चैप्टर 6 खत्म, है ना। अब लास्ट चैप्टर ऑफ द एक्ट, चैप्टर 7। चैप्टर 7 मिसलेनियस प्रकीर्णन, ये है आपका 45 से 51 तक, है ना। तो सेक्शन 45 में क्या बताया गया है? सेक्शन 45 में बताया गया है jurisdiction of civil courts barred in respect of certain matters, कतिपय मामलों की बाबत सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन होना। मतलब ये कह रहे हैं कि ये कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें सिविल कोर्ट का jurisdiction नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो मैटर्स कौन से हैं देखते हैं। Save as otherwise expressly provided in this act, इस एक्ट में जिन चीजों को एक्सप्रेसली सेव किया गया है उनको छोड़ करके, नो सिविल कोर्ट मतलब उनको छोड़ करके, मतलब एक्सप्रेसली जहाँ पे इस एक्ट में बताया गया है कि यहाँ पे सिविल कोर्ट का पावर होगा, यहाँ जैसे सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में पहले बताया कि कहाँ पे बैठ जाएगा, सिविल कोर्ट में। फिर बाकी जगह आरटीए, फिर कहीं पर फिर बताया कि यहाँ पे किसको पावर, सिविल कोर्ट पे। तो जहाँ एक्सप्रेसली बताया है तो वो छोड़ दो, है ना, वहां पे तो सिविल कोर्ट होना ही है। बाकी अदर जगह जहाँ पे नहीं बताया है, जहाँ पे नहीं बताया है, वहां पे नो सिविल कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन सो फॉर एज इट रिलेट्स टू द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी एकोमोडेशन टू व्हिच दिस एक्ट अप्लाइज। ऐसे मामलों में, जिन मामलों में ये एक्ट अप्लाई होता है और जहां पर आरसीए को पावर दिया गया है फिक्सेशन ऑफ रेंट करने का, कि आरसीए फिक्स करेगा, हमने पढ़ा है इस एक्ट के अंतर्गत कि कौन फिक्स करेगा स्टैंडर्ड, आरसीए। तो इस संबंध में, इस मामले से रिलेटेड कोई भी वाद या कोई भी कार्यवाही सिविल कोर्ट में एंटरटेन नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आरसीए को पावर दिया गया है। ठीक है, वहां तो यहाँ पे सिविल कोर्ट को पावर नहीं है। और टू एनी अदर मैटर which the rent controlling authority is empowered by or under this act to decide। और अगर इस एक्ट के द्वारा आरसीए को एम्पावरमेंट किया गया है कुछ मामलों में डिसीजन लेने के लिए, तो वहां पे भी कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे मैटर्स में भी सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं किया जाएगा जिन मैटर्स के लिए इस एक्ट के द्वारा आरसीए को ऑथराइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 3A, चैप्टर 3A में पूरा पावर आरसीए के पास है, तो फिर आरसीए के पास है तो फिर सिविल कोर्ट में कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा, सिवाय किस कंडीशन के, यदि खुद चैप्टर 3A में कोई प्रोविजन अगर दिया है जहां सिविल कोर्ट को पावर है तो उसको छूट दी हुई। ठीक, एंड नो इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन बाय द आरटीए under this act shall be granted by any civil court or other authority। सिविल कोर्ट के द्वारा कोई भी इंजंक्शन पारित नहीं किया जाएगा किसी आरटीए के, आरटीए अगर कोई एक्शन ले रहा है या लेने वाला है तो उसको रोकने के लिए, ये इसमें कहा गया। ठीक है, बंदी में भी देखते हैं इसको। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उबंधित के सिवाय, मतलब अगर इस एक्ट में जहां जहां एक्सप्रेसली बताया गया, अभिव्यक्त रूप से बताया गया कि यहाँ पे सिविल कोर्ट को पावर, तो वो छोड़ दो, वहां पे तो रहेगा। कोई भी सिविल न्यायालय कोई भी वाद या कार्यवाही जहां तक वह किसी ऐसे स्थान के जिसको कि यह अधिनियम लागू होता है संबंध में मानक भाड़े के नियत किए जाने या किसी अन्य ऐसे मामले जिसे कि विनिश्चित करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है के संबंध में वो ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है ना, तो सिंपली इन्होंने क्या कहा है, कोई भी सिविल न्यायालय जो है वो ना तो कोई सूट फाइल करेगा, ना ही कोई प्रोसीडिंग जो है अपने कोर्ट में फाइल करेगा ऐसे किसी भी मामले में जहां पे स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने की बात है और आरटीए को पावर है, तो ऐसे मैटर्स में सिविल कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करेगा। और क्या है, और इस अधिनियम के अधीन भाड़ नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के बारे में कोई भी व्यादेश किसी सिविल न्यायालय या अन्य
प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज ये कोई भी प्रोसीडिंग कर रहा है टैक्स के अंतर्गत, तो ये नहीं कि उसको रुकवाने के लिए कोर्ट से इंजंक्शन दिया है, तो वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, सब्सिक्वेंट 2 देखिए, उपधारा 1 में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सिविल न्यायालय में कोई ऐसा वाद या कार्यवाही ग्रहण करने से निवारित करती है जो किसी ऐसे स्थान जिसको कि यह अधिनियम लागू होता है पर के हक संबंधी किसी प्रश्न से, या इस बारे में कि ऐसे स्थान का भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगत कौन है, किसी प्रश्न के विनिश्चय के लिए हो। तो इन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि हमने जो ऊपर आपको बताया है कि सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि टाइटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जिस एकोमोडेशन इस एक्ट के अंदर डील हो रहा है किराएदार से, किराएदारी के अंतर्गत, लेकिन यदि उसमें टाइटल की बात आ जाए, शब्द की बात आ जाए कि किसका हक है इस मकान पे, किसका टाइटल है, तो टाइटल डिसाइड करने के लिए तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। या जहां ये क्वेश्चन मिल रहा है कि किस व्यक्ति को किराया देना है, तो वहां पे भी सिविल कोर्ट में मैटर जा सकता है। तो हक संबंधी मामले या भाड़ा लेने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगत कौन है, ये मैटर सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, इसको नहीं रोका गया, ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। Nothing in subsection 1 shall be construed as preventing a civil court from entertaining any suit or proceeding for the decision of any question of title. तो question of title decide कर सकता है civil court to any condition to which this act applies, or any question as to the person or persons who are entitled to receive the rent of its accommodation. तो question of title और question of rent कि कौन person है जिनको rent देना है, इनके लिए civil court को पास है। ठीक, कोई डाउट इस सेक्शन में? नो मैम। आगे है सेक्शन 46, अबेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल एज कॉन्ट्रावेंशन। अब क्या कह रहे हैं, सेक्शन 47, उल्लंघन का दुष्प्रेरण उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा। अब मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं किसी प्रोविजन का और या फिर आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं, तो वो दोनों दंडनीय होंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए या पारित किए गए समझे गए किसी आदेश का, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित किया गया है ना, या उसको ऐसा लग रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत ये आदेश पारित किया गया है, उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा। कोई भी जो ऑर्डर पारित हो गया इस एक्ट के अंतर्गत उसका उल्लंघन करने का क्या करेगा, प्रयत्न कर रहा है या उसका दुष्प्रयोग करेगा, यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है। तो चाहे आप प्रयत्न करो चाहे दुष्प्रेरण करो, ये मान लिया जाएगा कि ऑर्डर का ही उल्लंघन कर दिया, और उल्लंघन कर दिया तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, सेक्शन 46, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेंट or abates the contravention of any order passed or deemed to have been passed under this act shall be deemed to have contravened that order। ठीक है, तो कोई भी पर्सन चाहे वो अटेम्प्ट करे कॉन्ट्रावेंट करने का या फिर अबेटमेंट करे, है ना, तो ये माना जाएगा कि उसने ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है। कोई डाउट इस सेक्शन में? नो मैम। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 47, लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इन केस ऑफ कंपनी, फिल्म और एक्सेट्रा। अब बात करें कि भाई कंपनी है, फर्म है, इनकी दशा में उल्लंघन का दायित्व किस पर होगा। तो यदि वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किए गए या किए गए समझे गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, कोई कंपनी, भागीदारी, फर्म या अन्य निगमित निकाय है, मतलब जो पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करने वाला है वो कौन है, किसी कंपनी ने किया है, मतलब कंपनी ने किया है, किसी भागीदारी फर्म ने किया, मतलब कंपनी को कोई बिल्डिंग कंपनी ने कोई किराए पर ली थी और कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, या लैंडलॉर्ड जो है ना, वो कंपनी है, उसने किराए पर दिया, उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कंपनी है, मतलब पर्सन कुल मिलाकर के कौन है कॉन्ट्रावेंशन करने वाला, कोई कंपनी है, कोई भागीदारी फर्म है या अन्य निगमित निकाय है। तो उसके प्रत्येक निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता को जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि वह उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था, या यह कि उसे उल्लंघन का निवारण
करने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी, ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया है, अगर कंपनी है भागीदारी तो वो सारे पर्सन, उसका प्रबंधक, उसका सचिव, उसका अधिकारी, अभिकर्ता, जब तक वो ये प्रूफ नहीं कर दे कि ये जो उल्लंघन हुआ है ना वो उनकी जानकारी में नहीं था, मतलब उन्हें नहीं पता था कि ये कॉन्ट्रावेंशन कैसे हो गया, कंपनी का डायरेक्टर बोल दे और ये बता दे कि यह कि ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिए उसने सभी तत्परता बरती थी और उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई गलती ना हो, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो, हम लोगों ने पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लगाए जिसके बाद भी उल्लंघन हो गया तो फिर छूट जाएगा, अन्यथा अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर ये सारे लोग क्या होंगे, इनकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ये क्रिमिनल लाइबल हो जाएंगे, है ना, क्रिमिनल नहीं सॉरी यहाँ पे मैटर्स में लाइबल हो जाएंगे। एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं। If the person who contravenes any order made or deemed to have been made under this act is a company, partnership, firm, or other body corporate, so every director, partner, manager, secretary, or other officer or agent thereof shall be deemed to be guilty of such contravention. तो इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले कि नॉर्मली तो ये क्या है, ये सभी गिल्टी माने जाते हैं कि इन सब ने जो है कॉन्ट्रावेंशन किए हैं, सबको जेल हो जाएगी, है ना। अगर कंपनी का मैटर है तो उसका डायरेक्टर भी, पार्टनरशिप में है तो पार्टनर सारे, मैनेजर उनके, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर या एजेंट जितने भी काम करते हैं वो सब क्या माने जाएंगे, गिल्टी माने जाएंगे, सिवाय किस कंडीशन की, अनलेस ही प्रूव दैट द कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज, जब तक वो ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है वो उनके ज्ञान के बिना हुआ, विदाउट हिज नॉलेज, उनके नॉलेज में नहीं था, और दैट ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन, और उनकी तरफ से पूरी डिलिजेंस बरती गई थी कि इस तरीके का कॉन्ट्रावेंशन ना हो जाए, अगर वो ये प्रूव कर देते तो लायबल देंगे, अदरवाइज ये लायबल होंगे। ठीक, क्लियर, कोई डाउट? नो मैम। मैम ये जैसे अपने एनआई एक्ट है इसका सेक्शन 141 था, कंपनी के द्वारा अपराध, उसमें भी सेम ये दो ही ग्राउंड दिए हुए हैं। जहाँ जहाँ कंपनी वर्ड आता है, कंपनी में लाइबिलिटी की बात आएगी, वहां वहां पूरे प्रोविजन यही की यही सेम है कि लाइबिलिटी क्या है, अगर कंपनी की कंडीशन है तो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी ये कि उसका जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट जो भी रहते हैं वो सब लाइबल होते हैं जब तक कि वो ये प्रूफ नहीं कर दी कि उनके नॉलेज में नहीं था मैटर। ठीक, हाँ, ओके मैम। सेक्शन 48 रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सेक्शन से क्वेश्चन आता है कि क्या रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट है, मतलब कौन सी सेक्शन से आता है, तो सेक्शन पूछते तो 48 याद रखना कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी लोक सेवक होगा, कौन सी धारा के अंतर्गत, 48 याद रखना इसी सेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं, कलेक्टर, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ऑथराइज और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कलेक्टर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, मतलब कौन, डेप्यूटी कलेक्टर पढ़ा था हमने, है ना, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में कलेक्टर द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन कहलाया, डेप्यूटी कलेक्टर, तो कलेक्टर, आरसीए और डेप्यूटी कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, तो आईपीसी सेक्शन 21 के अंतर्गत हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट की, तो ये भी वहां पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ठीक, सेक्शन याद रखना, यहाँ से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 48, 49, 50 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 49 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी लोक सेवक होगा 48, और 49 में क्या है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, तो यदि सद्भाव पूर्वक कार्रवाई की है इस एक्ट के अंतर्गत अधिकारियों ने तो उनको संरक्षित किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कलेक्टर है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है, डेप्यूटी कलेक्टर है, इनके विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम के अनुसार में सद्भाव पूर्वक, लेकिन कैसी होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भाव पूर्वक किया जाना आशायत रहा हो, कोई विवाद वाद हुआ है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कलेक्टर है, हमने ऐसे पढ़ा कि कलेक्टर की बहुत सारे पावर्स है, कलेक्टर ऑर्डर देगा, डेप्यूटी कलेक्टर ऑर्डर देगा, आरसीए ऑर्डर देगा, तो अब भाई इन लोगों ने एक्ट के तहत गुड फेथ में
जो उनकी पावर्स उनको यूज करते हुए कोई ऑर्डर दिया है और जो पार्टी है वो सूट फाइल करते हैं इनके अगेंस्ट, अरे सर ये तो जो है हमने मकान खाली करवाया था और इन्हें जो है ये कह रहे हैं कि किराएदार को तो हमारा मकान है हम तो नहीं देंगे, तो उन्हीं के अगेंस्ट कार्रवाई करते। नहीं, अगर इस एक्ट के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक उन्होंने कार्रवाई की है अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब अपने ऑफिशियल ड्यूटी की है, तो उनके अगेंस्ट उस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, गुड फेथ में की गई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, भले ही बाद में ये निकल कर आए, अगर सद्भाव पूर्वक किया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोई भी ऑफिसर जैसे आरटी है उसके पास गया मैटर कि भाई सर ये जो है इन्होंने इतने मंथ से एरियर ऑफ रेंट नहीं दिया है, मकान खाली करवाना है, तो वहां पे जब हमने पढ़ा कि किराएदार रिपोर्ट जो उसने दे दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई दे दिया तो मकान खाली ही करवाना है, लेकिन हो सकता है अंदरूनी कुछ और बात हो, लेकिन इसने सद्भाव पूर्वक इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम किया, तो अब इसके अगेंस्ट की गई कार्यवाही पे सूट फाइल नहीं कर देंगे, नहीं तो फिर ऐसे जगह जगह मतलब अधिकारी जो है उन्हीं के खिलाफ सूट फाइल होते रहेंगे छोटी छोटी सूट पे, है ना। इसलिए संरक्षण दिया गया। ये जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे ना इस टाइप के, जो लोकल लॉज होते हैं या जो स्पेशल लॉज होते हैं, उसमें ये सेक्शन रहती ही है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द कलेक्टर, रैंक कंट्रोलिंग अथॉरिटी और द ऑफिसर authorized by the collector under section 1 of section 39 in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act. Clear? कोई डाउट है यहाँ? नो मैम। सेक्शन 50 पावर टू मेक रूल, तो बस में याद रखना है कि नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। बस इतना ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आएगा कि पावर टू मेक रूल्स कौन सी सेक्शन 50, नियम बनाने की शक्ति धारा 50 किसको है नियम बनाने की शक्ति सेक्ट के अंतर्गत? स्टेट गवर्नमेंट की। तो नॉर्मल है, लॉजिकल भी है क्योंकि स्टेट एक्ट है, ये तो लोकल लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। क्या कहा गया है इसमें? राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी, तो राज्य सरकार पर निर्णय कर लीजिएगा। विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे। अब इन्होंने मैटर्स भी बता दिया, तो किन किन मैटर से रिलेटेड लॉज बनाए जाएंगे। देखो, फॉर्म एंड मैनर इन विच एंड द पीरियड विद इन विच एन एप्लीकेशन में बी मेड टू आरसी। हमने पढ़ा है कि आरसी को आवेदन करना है, तो उसका फॉर्म बताया किस आवेदन का फॉर्म कैसा, फॉर्मेट कैसा होगा, किस मैनर में, कितने समय के भीतर, तो इनसे संबंधित नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार। द मैनर इन विच रैंक कंट्रोलिंग अथॉरिटी में होल्ड एन इंक्वायरी, किस तरीके से आरटीए जो है इंक्वायरी करेगा, उसका तरीका, उसके संबंध में कौन बनाएगा? नियम राज्य सरकार। द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट which may be vested in rent controlling authority को सेक्शन से हमने पढ़ा है कि आरटी को किसकी पावर है? सिविल कोर्ट की पावर है। तो कितने पावर है, कितने पावर उनमें निहित है आरटी में, कितने सिविल कोर्ट की पावर निहित रहेंगे, इस संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगी। द मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत किस तरीके की नोटिस की सर्विस की जाएगी उसके संबंध में। एनी अदर मैटर विच हैज टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और कोई भी अदर मैटर्स जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, बना देगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर ये जो रूल बना रही है इस सेक्शन में, राज्य सरकार जितने भी नियम बना रही है, जब ये नियम बना लेगी तो इन नियमों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। नियम बनाने के बाद विधानसभा को दिए जाएंगे, विधानसभा पारित करेगी नियमों को, फिर वो लागू होंगे। ठीक, कोई डाउट है सेक्शन में? नो मैम। ओके, चलिए लास्ट सेक्शन इस एक्ट की, सेक्शन 51 रिपील एंड सेविंग, निरसन एंड व्यावृत्ति। तो इसमें बताया निरसन, कौन सा एक्ट निरसित है? तो मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 एक्ट द्वारा निरसित किया गया। मतलब ये जो एक्ट आया है, तो ये एक्ट, इस एक्ट को रिपील करके आया है एकोमोडेशन एक्ट 1955 का। तो ध्यान रखना, इसके पहले कौन सा एक्ट था? जो भी पहले एक्ट होता है उसको रिपील करके ये एक्ट आया होता है। द मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 इज hereby repealed। तो इस एक्ट के आने से 1955 वाला एक्ट रिपील हुआ है। फिर
नॉट लेकिन ये एक्ट रिपील्ड तो हो गया था, लेकिन देखिए ये वाला क्लॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नॉट विद स्टैंडिंग सच डिसीज all suits and other proceedings under the said act, under the said act मतलब ये repealed act के अंतर्गत, pending at the commencement of this act, इस एक्ट की कमेंसमेंट की डेट पर, जिस एक्ट को ये वाला 1961 वाला एक्ट कमेंस हुआ, उस डेट पर जो ये पुराना वाला एक्ट है 1955 वाला, उस एक्ट के अंतर्गत के मामले पेंडिंग थे बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी, किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष पुराने एक्ट के तहत मामले दर्ज जो किए गए थे वो अभी तक पेंडिंग थे जब ये एक्ट कमेंस किया गया। तो वो मामलों का क्या होगा? अब कोई मामला पेंडिंग है किसी एक्ट के अंतर्गत और नया एक्ट आ गया उससे संबंधित, तो क्या नए एक्ट के प्रावधान लागू होंगे? तो उन्होंने कहा तो वो जो पुराने पेंडिंग मामले हैं shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said act, said act मतलब वही पुराना वाला है। तो इन्होंने कहा जो पुराने एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग मैटर्स थे उनको उसी एक्ट के अंतर्गत कंटिन्यू किया जाएगा और उसी एक्ट के तहत डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा प्रोसीडिंग हो चुकी होगी, पेंडिंग चल रहे हैं, कोई कहीं अटका होगा कोई कहीं अटका होगा, तो पुराने एक्ट के मैटर्स थे तो उनको पुराने एक्ट में ही डील कर दो। अब जो नए मैटर आएंगे वो नए एक्ट के तहत दायर किए जाएंगे। ये होता है नॉर्मली, यही होता है। ठीक है, तो जो भी ये एक्ट जब कमेंसमेंट हुआ 1961 वाला, तो एक्ट कमेंसमेंट के टाइम पे जो भी पेंडिंग मैटर्स थे पुराने एक्ट के अंतर्गत उनको किसके अकॉर्डिंग सुलझाया जाएगा? पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करके डिस्पोज करना है। और ये मान लिया जाएगा उस समय के लिए कि ये एक्ट अभी आया ही नहीं है फोर्स में, है ना। एज इफ द सेड एक्ट had continued in force, ये वाला है कि वो ही एक्ट अभी फोर्स में है, एंड 1955 वाला एक्ट अभी फोर्स में है, एंड दिस एक्ट 1961 वाला एक्ट had not been passed and the provisions for appeal under the said act shall continue in force in respect of suits and proceedings disposed of thereunder, subject however to the conditions that no court fee shall be deducted by the court as required by subsection 3 of section 5 of the said act। तो नीचे का पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर का जानना जरूरी था, वो समझना जरूरी है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त अधिनियम का मतलब है 1955, ठीक है, उक्त अधिनियम मतलब 1955 वाले एक्ट की बात करें, चाहो तो वहां पे लिख लो उक्त अधिनियम मतलब 1955 अधिनियम के अधीन समस्त वाद तथा अन्य कार्यवाहियां जो इस अधिनियम मतलब ये जो पढ़ रहे हैं 1961 वाला, जो 1961 अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, पेंडिंग थे मैटर और ये एक्ट कमेंस हुआ, तो उक्त अधिनियम मतलब 1955 अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही चालू रखे जाएंगे तथा निपटाए जाएंगे। मानो कि 1955 वाला अधिनियम प्रवृत्त रहा आया है तथा यह अधिनियम 1961 वाला पारित ही नहीं हुआ है, ये मान के चल देंगे। और उक्त अधिनियम के अधीन अपील संबंधी उपबंध उसके अधीन निपटाए गए वाद तथा कार्यवाहियों के संबंध में प्रवृत्त रहेंगे, तथापि इस शर्त का ध्यान रखा जाएगा कि उक्त अधिनियम की धारा 5 तो धारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार न्यायालय फीस न्यायालय द्वारा ना काटी जाए। ठीक है, तो नीचे का पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अपील के संबंध में बताया है कि यदि अपील भी की गई है उक्त अधिनियम के अधीन अपील संबंधी उपबंध उसके अधीन निपटाए गए वाद तथा कार्यवाही के संबंध में प्रवृत्त रहेंगे, मतलब अधीन अगर अपील भी की गई है तो वो भी उसी एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उस एक्ट की 1960 वाले एक्ट में कोई सेक्शन 5C होगी रिलेटेड जिसमें कोर्ट फीस संबंधित कुछ प्रावधान बताया गया होगा, इन्होंने कहा है कि वो जो कोर्ट फीस बताई गई उसको काटना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस याद रखना है कौन सा एक्ट शुरू हुआ 1955 वाला, और ये याद रखना है कि 1961 का एक्ट अगर कमेंट हो गया था और उस टाइम पे 1955 के एक्ट के अंतर्गत के अगर पेंडिंग मैटर्स हैं तो वो कैसे सुलझाए जाएंगे? उसी एक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि नए एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, तो भैया ये अपना एमपी एकोमोडेशन एक्ट कंट्रोल खत्म हुआ आज, अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है। हाँ मैम आ गया। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लेना। ओके मैम।